हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत IAS एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की NCERT का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री का, एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो इसके अराउंड जो है 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। तो इसमें अब हम यहाँ पे जो वैदिक ईरा है उसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर जो वैदिक पीरियड है हमारी हिस्ट्री का उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट वेदस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा था कि जो लोग हैं वो क्या हुआ करते थे, वो फूड गैदरर्स थे। वो फूड गैदरिंग का ही यहाँ पे काम किया करते थे। फूड गैदरिंग के साथ जो है वो हंटिंग किया करते थे, तो उन्हें जो है फूड ग्रो करना नहीं आता था। देन उसके बाद में डेवलपमेंट होती है, उन्हें जो है फूड ग्रो करना भी आ जाता है, एंड देन उसके बाद में जो है एनिमल्स को वो जो है रियर करना भी स्टार्ट कर देते। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हम जो है हंटिंग के साथ साथ जो है रियरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो है उनका वो एक सेटल लाइफ की तरफ जो है वो जा रहे थे। उनकी जो लाइफ है वो सेटल डाउन हो जाती है, वो सेटल हो जाती है जब जो है वो प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेटल लाइफ के बाद में हमने जो है अर्लियर सिटीज जो थी, जो हड़प्पन सिटीज थी, उसके बारे में बात की थी, क्योंकि अब जो लाइफ है वो इनकी सेटल डाउन हो चुकी है। अब जो अर्लियर सिटीज जो थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उनके फीचर्स के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी। तो इस तरह से अब जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हम डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी, अगर एंशिएंट पीरियड की बात करें तो तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है। नाउ जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है हिस्ट्री का, वो है वैदिक पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास वैदिक इरा। तो अब जो है उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जिससे हम जो है चैप्टर नंबर 5 है ये। ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको जो डेली बाय डेली मैं लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूंगी उसके PDF आपको मिलते रहेंगे, एंड जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, या फिर कोई भी किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती रहूंगी। ओके, सो this is something about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy, and I have more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared UPSC mains, and I'm also passionate about teaching. So now let's start the chapter number 5, and इसका नेम है What Books and Burials Tell Us। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, वो जो है आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स इन्हें मिलते हैं, कुछ भी थिंग्स इन्हें मिलती हैं, उनके रिमेन्स को ये स्टडी करते हैं। तो उन चीज़ों के साथ साथ, उन थिंग्स के साथ साथ जो है अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बुक्स को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया में यूज़ की जाती थी वो भी हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में बताती है। वो भी जो है एक सर्टेन पीरियड के बारे में हमें बताती है। तो आज हम यहाँ पे इन्हीं बुक्स एंड बरियल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, एंड आफ्टर दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट द बरियल्स। बरियल्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, एंड ये हमें क्या बताते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे है वैदिक पीरियड। तो जो वैदिक पीरियड में जो बुक्स यहाँ पे लिखी गई थी वो सबसे ओल्डेस्ट बुक्स थी हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की। सो यू मे हैव हर्ड अबाउट दी वेदास। वेदास के बारे में आपने सुना होगा। हमारे पास जो है अराउंड 4 वेदास हैं, एंड सबसे पहले है ऋग्वेद, सेकेंड वन इज द सामवेद, थर्ड वन इज द यजुर्वेद, एंड द फोर्थ वन इज द अथर्ववेद। एंड दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, UPSC प्रीलिम्स हो, स्टेट PSC प्रीलिम्स हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाते हैं कि 4 वेदास कौन कौन से हैं। इसे आप जो है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, जिसे जो है अराउंड 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था। तो यहाँ पे भी जो है एक
गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। ये एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, कंपोज किया गया था इसे जस्ट 3500 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कंपाइलेशन, दूसरा वर्ड है कंपोज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, बट यहाँ पे जो है ये इसे इंटरमिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो कंपोज का एक्चुअल में मतलब होता है, क्योंकि जो वेदास थे पुराने समय की, अगर हम यहाँ पे बात करें वैदिक पीरियड की अगर बात करें, तो उस समय में जो है इन वेदास को लिखा नहीं जाता था, इसे जो है रिटन फॉर्म में यहाँ पे नहीं रखा जाता था, इसे जस्ट जो है कंपोज किया जाता था, राइट। कंपोज करना मीन इसे जो है जस्ट ओरली बताना। तो जो गुरु हुआ करते थे, जो टीचर्स हुआ करते थे, या फिर जो संत हुआ करते थे, उन्हें जो है उन्होंने इसे क्या किया था, जस्ट कंपोज किया था। ओरली जो है इसे यहाँ पे अपने जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें यहाँ पे इसे सुनाया था। तो इसे कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स एगो। तो अभी जो है जस्ट 200 साल ही हुए हैं जब जो है इन्हें कंपाइल किया गया था। ओके, सो ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है डैट कि 3500 ईयर्स एगो जो है ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। एंड अगर कंपाइलेशन की बात करें तो उसे जो है जस्ट 200 ईयर्स ही अभी हुए हैं, राइट। रिटन फॉर्म में जो है ये हमारे पास ओनली 200 साल पहले ही आया था। तो ये जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, एंड जिसे जो है अराउंड 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था। सो ऋग्वेद में जो है क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का, देन उसके बाद में जो है आपका स्टेट पीएससी का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो ऋग्वेद में जो है मोर देन 1000 हेम्स इंक्लूडेड है, राइट। हेम्स क्या होती हैं, जिन्हें सूक्तास बोलते हैं। सूक्तास क्या होते हैं, मीन वेल सेड, मीन जो सही है चीजें, राइट। मीन जो है हमेशा ही इसे जो है सही माना जाता है। तो ये जो हेम्स है वो किस चीज के लिए है, इट इज इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, मीन गॉड्स एंड गॉडेसेस की प्रेज में जो है इन हेम्स को लिखा गया है। सो जो इसमें जो है अगर हम इन ऋग्वेद की हेम्स को देखें, उनके अकॉर्डिंग जो है 3 गॉड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हैं अग्नि, जिन्हें हम जो है गॉड ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन इज द इंद्र, अ वॉरियर गॉड, राइट। एंड देन उसके बाद में आता है सोम। सोम की एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल काइंड की ड्रिंक जो है वो बनाई जाती है कुछ भी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये जो हेम्स थी इन्हें कंपोज किया गया था बाय द सेजिस। सेजिस कौन होते हैं, ऋषिस। ऋषिस के द्वारा ही इन्हें कंपोज किया गया था, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो स्टूडेंट्स को एक तरह से पढ़ाया करते थे, तो रिसाइट करवाया करते थे, अपने पीछे वो बुलवाते थे, इन्हें जो है रिसाइट करवाते थे। एंड हर एक वर्ड टू वर्ड, हर एक जो सिलेबल होता है इनका वो मेमोराइज करवाते थे, ओनली जस्ट बोल के, राइट। रिसाइट करवा के जो है स्टूडेंट्स को जो है वो याद करवाया करते थे। सेंटेंस टू सेंटेंस जो है, बिट बाय बिट जो है ये स्टूडेंट्स को याद करवाया जाता था विद द ग्रेट केयर। एंड मोस्ट ऑफ द हेम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न्ड बाय द मैन। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो हेम्स थी मोस्टली, इन हेम्स को जो है कंपोज किया जाता था, टॉट किया जाता था एंड लर्न किया जाता था मोस्टली बाय द मैन, राइट। हम बोल सकते हैं कि 99.9% जो है मोस्टली इन हेम्स को याद करने वाले कौन थे, वो मैन ही थे। ओनली जो है हम बोल सकते हैं 0.1% जो थी वो वुमेन थी उस समय में, राइट। सो अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय द वुमेन। तो काफी कम जो है वो वुमेन के द्वारा कंपोज की गई हैं। मोस्टली जो हेम्स है वो मैन के द्वारा ही कंपोज की गई हैं, एंड ओनली 0.1% जो है वो वुमेन के द्वारा कंपोज की गई हैं। सो जो ऋग्वेद है उसमें लैंग्वेज कौन सी है, ये इसमें जो है ओल्ड या फिर जो वैदिक संस्कृत होती है, जो कि काफी टफ संस्कृत होती है, उस लैंग्वेज का यूज किया गया है। एंड ये वाली जो संस्कृत है वो आज वाली संस्कृत से जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है, राइट। एंड द बुक्स वी यूर यूज रिटन एंड प्रिंटेड, जो बुक्स आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं जिन्हें प्रिंट किया गया है, राइट, वो जो है काफी डिफरेंट है। वो संस्कृत जो है वो काफी डिफरेंट है जो संस्कृत आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। सो ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड देन द रीड। तो ऋग्वेद को जो है ओनली रिसाइट किया जाता था एंड ओनली सुना जाता था, इसे रीड नहीं किया जाता था। तो ऑब्वियसली रीड कैसे करेंगे, इसे कंपोज तो किया गया ही ना था, इसे जो है जस्ट इसे सॉरी यहाँ पे कंपाइल नहीं किया गया था, इसे जो है ओनली कंपोज ही किया गया था। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसे जो है कुछ ही सेंचुरीज हुई है, मीन अराउंड 200 ईयर्स एगो ही इसे जो है कंपाइल किया गया था। सो ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो है उसी का ही पन्ना है ऋग्वेद का ही, जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है।
सो ये थोड़ा सा देख लेते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत एंड जो कुछ दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एंड ये फैमिलीज क्या होती हैं लैंग्वेजेस की। सो संस्कृत जो है इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज द इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से। इट बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो सम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी या सिंधी, राइट। देन उसके बाद में एशियन लैंग्वेजेस लाइक पर्सियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही बिलोंग करती हैं। तो ये सारी लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फैमिली क्या होती है लैंग्वेजेस की। फैमिली क्या होती है, बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन द कॉमन, राइट। तो इन सारी लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उन्हें जो है एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो उस ग्रुप को जो है ये क्या बोलते हैं, उसे जो है ये फैमिली बोलते हैं, राइट। सो डिड यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज। सो अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। तो कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं, राइट, यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे बोली जाती हैं, तो वो जो है डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की जो है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। देन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम जो है वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड दी लैंग्वेजेस जो यहाँ पे झारखंड में बोली जाती हैं एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे फैमिली अगर संस्कृत की बात करें तो हम यहाँ पे संस्कृत में जो है मदर को क्या बोला जाता है, मातृ बोला जाता है। हिंदी में उसे माता बोला जाता है, इंग्लिश में उसे जो है मदर बोला जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से आपको जो है कॉमन लगते हैं, राइट। तो डेट इज वाई जो है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली का मतलब हो गया ग्रुप, राइट, जिसमें जो है कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डेट हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, कि जो हिस्टोरियंस है वो ऋग्वेद को किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, वो पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, मटेरियल रिमेन्स पढ़ते हैं, राइट। उसके साथ साथ जो रिटन रिसोर्सेज को भी वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऋग्वेद में जो है कई सारी जो है स्टोरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उन स्टोरीज में जो है यहाँ पे आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे। ओके, डायलेक्ट्स मिल जाएंगे। ये डायलेक्ट्स जो है वो हमें वेरियस हेम्स के बारे में भी बताते हैं, तो कई सारी कहानियां हमें यहाँ पे बताते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ऋग्वेद को जो है इन द फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स जो है वो इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऋग्वेद में डायलेक्ट भी दिया हुआ है। एक ऋषि है विश्वामित्र एंड दो रिवर्स हैं ब्यास एंड सतलुज, जिन्हें जो है एक तरह से माता के तौर पे वर्शिप किया जाता था। तो इनके बीच में कुछ डायलेक्ट्स जो है वो यहाँ पे बुक में बताए हुए हैं। तो इस तरह से इन डायलेक्ट्स के तौर पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट इसे स्टडी करते हैं एंड इन्हीं स्टोरीज के थ्रू जो है वो कुछ यहाँ पे अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं कि उस समय की सोसाइटी किस तरह की थी या फिर वहाँ का कल्चर किस तरह का था। तो इन डायलेक्ट्स को पढ़ के जो है वो सारी चीजें को अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे ऋग्वेद में हमने देखा था कि हेम्स हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, जो है उनकी प्रेज में जो है हेम्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कैटल्स के लिए भी, हॉर्सेस के लिए एंड कुछ चैरियट्स के लिए भी जो है हेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। सो देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर द कैटल, इवन बच्चों के लिए है एंड इवन हॉर्सेस के लिए भी है। बच्चों में स्पेशली जो बेटे थे उनके लिए जो यहाँ पे काफी ज्यादा हेम्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, डैड के जो घोड़े थे इन्हें जो है चैरियट्स के साथ, जो रथ होते हैं उसके साथ जो है योक्ड आउट किया जाता था एंड इन्हें जो है बैटल्स में यूज किया जाता था, राइट। एंड ये बैटल जो वैदिक पीरियड में यहाँ पे लड़ी जाती थी, ये भी आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि वैदिक पीरियड में जो बैटल्स यहाँ पे लड़ी जाती थी उसके पीछे क्या रीजन हुआ करते थे। क्या वो यहाँ पे एक तरह से पावर के लिए लड़ी जाती थी या फिर किस चीज की, या फिर वो लैंड के लिए लड़ी जाती थी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस समय वैदिक पीरियड में ना पावर के लिए ना लैंड के लिए ये बैटल लड़ी जाती थी। बैटल वर ऑल्सो फाउट फॉर द लैंड, कुछ हद तक यहाँ पे काफी
1% हम बोल सकते हैं वर ऑल्सो फाउट फॉर द लैंड, ओनली 1% हम बोल सकते हैं कि लैंड के लिए लड़ी जाती थी, विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द पास्चर ओनली, राइट। उस लैंड के लिए लड़ी जाती थी जो कि यहाँ पे पास्चर के लिए, चारागाह के लिए इंपॉर्टेंट थी, उस लैंड के लिए लड़ी जाती थी, राइट। एंड फॉर ग्रोइंग दी हार्डी क्रॉप्स, या फिर क्रॉप्स को उगाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होती थी उस लैंड के लिए लड़ी जाती थी। एंड लाइक जिसमें बार्ले जो है, बार्ले जैसी जो क्रॉप है वो इजीली ग्रो करती थी। तो इन लैंड के लिए जो लड़ाई है वो यहाँ पे लड़ी जाती थी। बट जो लोग, हम आगे भी देखेंगे कि आने वाले कुछ नए यहाँ पे रूलर्स होंगे, तो वो लैंड जो है वो यहाँ पे क्यों एक्वायर करेंगे, पावर को गेन करने के लिए, अपनी शान को बढ़ाने के लिए, ओके। बट वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है लैंड क्यों एक्वायर करना चाहते थे, पास्चर के लिए या फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एंड कुछ लैंड जो यहाँ पे जो कुछ बैटल जो थी वो वाटर के लिए भी लड़ी जाती थी, या फिर जो है लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी। एंड जो वेल्थ यहाँ से इन लड़ाइयों से या फिर इन बैटल से इन लोगों को मिलती थी, उसे जो उसका कुछ हिस्सा जो है वो लीडर अपने पास रख लेते थे, उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रीस्ट को दे देते थे, और रेस्ट जो है वो लोगों के बीच में बांट देते थे। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीड जो होती है, एक लालच जो था वो इस पीरियड में काफी कम था लोगों के बीच में। पैसे के लिए जो होता है, वेल्थ के लिए जो लालच होता वो यहाँ पे काफी कम था। सो सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द यजनास और द सैक्रिफाइसेस, जो यहाँ पे यज्ञ करवाए जाते थे, तो कुछ वेल्थ जो है वो उन यज्ञों के लिए यूज की जाती थी या फिर सैक्रिफाइसेस के लिए यूज की जाती थी। एंड ये जो सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए ही किए जाते थे। ये जो यज्ञ है वो इनको खुश करने के लिए किए जाते थे। तो इसमें आहुतियां दी जाती थी, घी की, ग्रेन की, एंड इन सम केसेस एनिमल्स की भी आहुतियां यहाँ पे दी जाती थी इन यज्ञों में। सो मोस्ट मैन जो है वो इन वॉर्स में पार्ट लिया करते थे। बट ये भी चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है डैट कि वैदिक पीरियड में कोई रेगुलर आर्मी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, राइट। कोई रेगुलर आर्मी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। तो आने वाले समय में आने वाले कुछ जो नए रूलर्स हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तब जाके जो है धीरे धीरे रेगुलर आर्मी लोग यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। वो भी देखेंगे कौन से लोगों ने सबसे पहले आर्मी को रखना स्टार्ट किया था। बट वैदिक पीरियड में रेगुलर आर्मी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। बट हाउएवर जो असेंबलीज हैं वो जरूर यहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ पे रूलर्स या फिर जो लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं सोसाइटी के, वो मिला करते थे एंड वॉर एंड पीस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उन्हें वो डिस्कस किया करते थे, ओके। एंड वो जो है इन्हीं असेंबलीज में अपने लीडर्स को भी चूज करते थे, जो कि काफी ज्यादा ब्रेव हुआ करते थे एंड जो कि एक वॉरियर थे, स्किलफुल वॉरियर्स वो हुआ करते थे, राइट। So in our next video we will discuss about more important things about the Vedic period, right? And don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.